हेलो दोस्तों, इंस्टा एम्पायर की ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से विहान बजाज नक्श के सामने अनिका से शादी करने की बात करता है और फिर नक्श विहान के साथ क्या करता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लकड़ी का गिफ्ट बॉक्स लेकर जैसे ही नक्श चेयर पर बैठा वैसे ही चित्रांगदा चौंकते हुए उस बॉक्स को घूरते हुए कहा, क्या है इसमें? कम से कम इसे किसी गिफ्ट शॉप से रैप तो करवा लिया होता। ऐसे अच्छा लगता है क्या? ये शरीफों की पार्टी है, सारे लोग हमें गलत समझेंगे। अरे ये बॉक्स तो मुझे उन्हें ऐसे ही देना है और इसे पैक करवाने का मेरे पास टाइम नहीं था। छोड़िए ना, वैसे भी इस बॉक्स मैटर नहीं करता, इस बॉक्स के अंदर क्या है वो मैटर करता है। अपना सिर खुजाते हुए नक्श ने उस बॉक्स को खोलकर अनिका और चित्रा को दिखाना चाहा। उसने कल्याणी के लिए क्या गिफ्ट लिया है। उसे लग रहा था कि उस गिफ्ट को देखकर वो दोनों पूरी तरह से सरप्राइज रह जाएंगी, लेकिन इससे पहले कि वो गिफ्ट खोलता अनिका ने उसे मना कर दिया। वो उस टूटे हुए बॉक्स के अंदर का सामान नहीं देखना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर नक्श ने वो सामान भी बाहर निकाला तो उसके लिए बहुत एम्बेरेसिंग हो जाएगा और उसके बाद सिचुएशन शायद क्या होगी उसे भी समझ नहीं आ रहा था। इस बॉक्स को भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, मौके का फ़ायदा उठाना, और जब सब लोग दादी को गिफ्ट दे रहे होंगे तो तुम इस गिफ्ट को बाकी गिफ्ट के साथ रख देना। मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ मैं। अनिका की बात सुनकर नक्श ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बीबी, जैसा तुम बोलो। पार्टी अभी शुरू होने ही वाली थी और स्टेज पर सभी लोग एक एक करके कल्याणी को गिफ्ट दे रहे थे। ऐसी पार्टीज में अक्सर होता यह है कि सारी रिच फैमिलीज की नज़र एक दूसरे गिफ्ट पर होती है। सभी जानना चाहते हैं कि कौन क्या दे रहा है और किसका गिफ्ट ज़्यादा वैल्यूएबल है। साथ ही साथ सभी कल्याणी के रिएक्शन को भी नोटिस करें ताकि उन्हें पता चले कि वो गिफ्ट कल्याणी के किसका पसंद आया है। इन सभी तोपों में जो सबसे ज़्यादा कल्याणी को दिए उसमें से आज की रात सबसे आउटस्टैंडिंग गिफ्ट तो शायद पल्लवी का ही होगा, जिसने कल्याणी को हीरे का एक पेंडेंट दिया है जो एशियंट समय से ही अपनी खूबसूरती की बाही लूट रहा है। जब कल्याणी ने पल्लवी का तोहफा देखा तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। तुरंत ही कल्याणी ने पल्लवी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराती हुई बोली, पल्लवी, ये लड़की हमेशा से ही सबसे आगे रही है और आज भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत यही है। अनफॉर्चुनेटली, भले ही तुम्हारी दादी तुमसे कितना ही प्यार क्यों ना करती हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने से अलग नहीं रख सकती। पल्लवी, एक ना एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम दूसरे घर चली जाओगी। मैं उसके बाद तुम्हारा हिस्सा नहीं रह पाऊंगी। कल्याणी की बात सुनकर पल्लवी का चेहरा अचानक से लाल पड़ गया था। वैसे अभी तक तो पल्लवी का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, लेकिन कल्याणी की सोच कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। भले ही कल्याणी पल्लवी को बहुत सेंसिबल समझती थी, लेकिन उसके अंदर बचपन की कोई कमी नहीं थी। अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए पल्लवी ने किसी छोटी बच्ची की तरह उछलते हुए कहा, दादी, मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। पल्लवी की सीट नक्श के बिल्कुल बाजू में ही थी। जब वो अपनी सीट पर लौटी तो उसने नक्श को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। वो एक जेड पेंडेंट है, मुगल डायनेस्टी का पैलेस में रखने वाला पेंडेंट है वो। क्या बात है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नक्श के मुंह से जैसे ये शब्द बाहर निकले, पल्लवी का नक्श के प्रति अचानक से इंटरेस्ट जाग गया था। नक्श वैसे जावेरी खानदान का दामाद था, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं करता, कोई उसे पूछता भी नहीं था। पल्लवी ने भी कभी नक्श पर ध्यान नहीं दिया था, कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन अचानक से पल्लवी नक्श के प्रति जाग उठी और पल्लवी ने नक्श से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि ये वो मुगल डायनेस्टी का जेड पेंडेंट है? तुम्हें इन सब की नॉलेज है क्या? नक्श ने पल्लवी की ओर देखा, जिसने अचानक से उसे अप्रोच किया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, थोड़ी बहुत है। वैसे इस जेड पेंडेंट को तुमने कितने का खर्चा किया? 1.5 करोड़ रुपए, पल्लवी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया। उसने उस जेड पेंडेंट को अपने खास दोस्त की मदद से खरीदा था और उसे ये जेड पेंडेंट 20 से 30 लाख रुपए सस्ते में मिला था, क्योंकि शुरू से ही पल्लवी ने अपने दोस्त को बता दिया था कि वो अभी अर्न नहीं करती और उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदली। तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हारा तो भारी नुकसान हो गया है, क्योंकि इस पेंडेंट की कीमत 80 लाख से ज़्यादा की नहीं है। जब पल्लवी ने नक्श की बात सुनी तो उसकी तो आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। नक्श की बातें सुनकर एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ को धीमा किया, जिससे बस वो दोनों ही उसकी बात को सुन सके।
जेड पेंडेंट की क्वालिटी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, लुक, लिशन और टेस्ट। अगर कोई जेड बहुत ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट है तो और ग्लॉसी है तो समझ जाओ कि वो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट जेड है। लेकिन तुमने जो पीस दादी को दिया है इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था, उसका कलर भी वाइट था और उसका टेक्सचर भी अनवाइन था। उसे क्वालिटी को बहुत कम समझ सकते हैं, इसलिए उसकी कीमत 80 लाख है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें और डिस्काउंट देता भी तो उसका 30 से 40 लाख का प्रॉफिट होता, लेकिन उसने तो सीधे 70 लाख का प्रॉफिट कमाया। तुम्हारा दोस्त, अब मुझे उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना। नक्श जो कुछ भी कह रहा था, पल्लवी उसे सुनकर एकदम दंग रह गई थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने उसे चूना लगा दिया। उसी समय अचानक से जावेरी हॉर्न में एक नौकर दौड़ते हुए कल्याणी जी के पास आया और बोला, मैडम, हमारे यहाँ पर विहान बजाज आए हैं। विहान आया है? उसे पूरी तरह से जल्दी से अंदर इनवाइट करो। जब कल्याणी ने सुना कि विहान वहाँ आया है तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई। अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए कल्याणी ने विहान को अपने हॉल में आने के लिए इनवाइट कर दिया। कल्याणी के मुंह से निकले ये शब्द को सुनकर सभी का ध्यान विहान की तरफ गया और सभी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। विहान ने सैफायर ब्लू सूट पहना हुआ था, उसके बाल भी आज पूरी तरह से सेट थे और उसके दोनों हाथों में कल्याणी को देने के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स भी था। विहान के पास जो आखिरी पैसे बचे थे उससे उसने आज अपने लिए कपड़े खरीदे और कल्याणी के लिए एक गिफ्ट खरीदा। अगर उसे अपना गोल अचीव करना है तो आज उसे कामयाब होना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा गोल, कौन सा गोल? तो आइए जानते हैं। कॉन्फिडेंस लुक के साथ विहान पूरी तरह से कल्याणी जी के पास गया और हल्का सा झुकते हुए बोला, दादी, आज आपका जन्मदिन है। मेरी तरफ से आपको लक लक बधाई। भगवान करे कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह आप हमारे साथ ऐसे ही खड़ी रहें हमेशा के लिए। एंड आई एम सॉरी दादी, मुझे आज बहुत ट्रैफिक था इसलिए आने में मुझे लेट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इस वजह से मुझसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होंगी। कल्याणी जानती थी कि विहान को अनिका बहुत पसंद है। विहान को लेकर कल्याणी के दिल में न जाने क्या ख्याल आने लगे थे। मुस्कुराती हुई कल्याणी ने अपना हाथ हिलाया और बोला, अब जब आ ही गई हो तो फिर कौन सा लेट और कैसा लेट। वैसे भी तुम काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहते हो, बहुत कैंसिडेट हो तुम स्पेशली यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। विहान ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और बोला, दरअसल दादी, आज मैं ना यहाँ सिर्फ आपको तोहफा देने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके यहाँ से खूबसूरत तोहफे को ले जाने भी आया हूँ। ये बोलते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ दादी, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। विहान के चेहरे पर और उसके शब्दों में कॉन्फिडेंस फूट फूट कर भरा हुआ था। कल्याणी ने घूरते हुए विहान को देखा और उसके बाद उसकी नज़र अनिका पर जाकर अटक गई। जैसे ही कल्याणी के एक्सप्रेशन सीरियस होते गए, वैसे ही जावेरी खानदान के बाकी लोग नक्श को चुभती नज़रों से देखने लगे। भले ही अनिका की शादी नक्श से हो गई थी, लेकिन जावेरी खानदान में नक्श की कोई औकात नहीं थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो थी। जावेरी खानदान के कुत्ते को भी नक्श से ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया जाता था। विहान, तुझे भी पता है कि अनिका की शादी को 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, और क्या तुम्हें इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हालांकि कल्याणी ने तो पहले से ही अपने दिल में डिसीजन ले लिया था कि वो भी विहान के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज वाले सवाल कर रही थी। नहीं दादी, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अनिका से बहुत प्यार करता हूँ और आपको भी दिल से दादी मानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अनिका की मुझसे शादी ज़रूर करवाएंगी और उसकी खुशियों के बारे में सोचेंगी। मेरी रिक्वेस्ट को एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग। विहान को नक्श से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो बस अनिका से मतलब था और वो आज उसे यहाँ से ले जाना चाहता था। उसी समय नक्श अपनी जगह से उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, नहीं विहान, तुम ये क्या बोल रही हो? अनिका मेरी बीवी है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और तुम मेरे ही सामने उससे शादी करने की बात कर रही हो? नक्श की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हो कौन? तुम्हें जावेरी खानदान के बीच में तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? मुंह बंद रखो अपना। अचानक से मेम्बो अंकल भी इस लड़ाई में कूद पड़े थे और नक्श को उंगली दिखाते हुए बोले, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही यूजलेस क्यों ना हूँ, लेकिन हो तो आपसे बेटर ही। आपको तो भानुशाली ग्रुप ने कचरा समझकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। जैसे ही नक्श ने यह कहा, वैसे ही मेम्बो अंकल के होश उड़ गए। साले, कमीने,
तू अपने आप को क्या समझता है? मेम्बू अंकल नक्श की तरफ तेजी से बढ़े और इस सीन को देखकर जावेरी खानदान के कई लोगों ने तो अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। मामला कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। बचपन से ही मेम्बू अंकल बहुत शरारती थे और साथ ही साथ कल्याणी के लाडले भी थे। कल्याणी ने हर बार मेम्बू अंकल को सपोर्ट किया और इसी वजह से वो सही क्या है और गलत क्या है इस बात का अंतर ही भूल चुके थे। यही वजह है कि उन्हें दूसरों के मामले में घुसना और लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो यही करना चाहते थे। जवानी के दिनों से ही मेम्बू अंकल में जिम जाना शुरू कर दिया था और उनकी बॉडी में एक मस्कुलर थी। कॉलेज के समय में मेम्बू अंकल ने दंगे फसाद बहुत किए, यहाँ तक कि सूरत के बड़े बड़े गुंडों के साथ भी उनका अच्छा खासा उठना बैठना था और भी बहुत कुछ है। लेकिन नक्श तो उनके सामने सिर्फ एक उड़न खटोला था। पता नहीं एक पंच में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, लेकिन उसने मेम्बू अंकल से पंगा ले ही लिया था। और ये देखकर जावेरी खानदान के सभी लोग फुसफुसाने लगे थे। हो भी गयो कल्याण, आज की रात नक्श के लिए अच्छी नहीं जाने वाली है। ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ। उसे खुद तो पता नहीं है कि वो कौन है और उसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे जावेरी खानदान में प्रॉब्लम क्रिएट करने की। बरोबर सच्ची बात की दी, इसका कोई हक नहीं बनता। फिर भी हमारे जावेरी खानदान के बीच में कुछ भी बोले। जावेरी खानदान के लोग धीमी आवाज़ में ये सारा डिस्कशन तो कर ही रहे थे, लेकिन किसी ने भी मेम्बू अंकल को रोकने का इनिशिएटिव नहीं लिया था। सभी नक्श को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। नक्श अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। उसके चेहरे पर डर दिखाई भी नहीं दे रहा था। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जल्दी करो, निकलो यहाँ से। ये अनिका ने नक्श को याद दिलाते हुए कहा। उसे भी नहीं पता था कि वो नक्श के लिए इतना कंसर्ट क्यों हो रही थी। शायद इसी वजह से आज उन दोनों को एक साथ रहते हुए अब 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, इसलिए वो नक्श के लिए कंसर्ट हो रही थी और उसे मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। मेम्बू अंकल अब नक्श के बेहद करीब आ गए थे और वो पूरी तरह से नक्श पर हमला करने के लिए तैयार थे। सभी इस सीन को गौर से देख रहे थे और जैसे ही मेम्बू अंकल ने मुक्का मारने के लिए नक्श की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही नक्श ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया। और फिर नक्श ने क्या किया? क्या नक्श मेम्बू अंकल को शांत करवाएगा या फिर नक्श उल्टा हमला कर देगा? अगर कुछ बड़ा हुआ तो फिर अनिका और चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? अनिका और चित्रा किसकी साइड लेगी? जानने के लिए सुनिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।